हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी रैपर ऑफ ऑल टाइम, बिगी एकेए बिगी स्मॉल्स, आल्सो नोन एज द नोटोरियस बीआईजी के बारे में। बिगी एक बहुत ही इंपैक्टफुल आर्टिस्ट थे और वो ईस्ट साइड को रिप्रेजेंट करते थे। इवन बिगी की डेथ के बाद भी उनकी म्यूजिकल लेगेसी खत्म नहीं हुई। एमिनेम, स्नूप डॉग, मिसी एलियट, मेथड मैन, बस्ता राइम्स, जे-ज़ी जैसे आर्टिस्ट के गानों में भी इनके वर्ड्स और वोकल्स के सैंपल्स यूज हुए हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे बिगी इस मुकाम तक पहुंचे और कैसे टूपाक से उनकी राइवलरी हुई और उनकी डेथ वगैरह कैसे हुई। टूपाक और बिगी दो ऐसे आर्टिस्ट है हिप हॉप में जिनका नाम हर कोई रेस्पेक्ट से लेता है और इवन टूपाक बिगी का नाम भी साथ में लेते हैं अगर हिप हॉप लेजेंड्स की बात हो रही हो तो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है। आर्टिस्ट की बायोग्राफी से लेके हिप हॉप से रिलेटेड हर एक कंटेंट के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अपना वीडियो जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले तो बिगी की पूरी बायोग्राफी होगी, देन कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दूंगा और लास्ट में एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउट आउट दूंगा। तो भाई लोग आज एक बहुत ही हार्ड आर्टिस्ट को शाउट आउट मिलेगा। इनका नाम है जूस फ्राई। भाई अपना यूएसए में है। इनका काम मुझे मेरे एक फ्रेंड ने भेजा था और इनका गाना जो है वाइब ना बिगाड़, चेक मारना और भाई के हसल को सपोर्ट करना, बहुत ही हार्ड आर्टिस्ट है ये। और मेरे सभी भाई लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो भी अपने शेयर किए हुए गाने पे जाके सेक्टर एक्स फैमिली की तरफ से प्यार देते हो आप लोग। तो जूस भाई को भी सपोर्ट करना और अगर आप हिप हॉप सुनते हैं आर्टिस्ट को शाउट आउट के लिए तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम बिगी की बायोग्राफी। Sector X Entertainment. नोटोरियस बीआईजी, जिनका असली नाम है क्रिस्टोफर जॉर्ज लटोर वैलेस, इनका जन्म हुआ था मई 21, 1972 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में। बिगी के डैड एक वेल्डर और पॉलिटिशियन थे जमैका में, वहां से वो यूएसए मूव हुए थे। एंड बिगी की मॉम वेलेटा वैलेस एक स्कूल टीचर थी। जब बिगी 2 साल के थे तब उनके डैड अलग हो गए थे उनकी मॉम से। एंड उसके बाद बिगी की मॉम ने उनको बड़ा किया है। उनकी मॉम टीचिंग के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी ताकि उनके बेटे को किसी चीज की कोई कमी ना हो। बिगी की स्कूलिंग क्वीन ऑफ ऑल सेंट्स मिडिल स्कूल से हुई थी और वो एक अच्छे स्टूडेंट थे। इंग्लिश सब्जेक्ट में वो एक एक्सेलेंट स्टूडेंट थे और काफी फेमस थे अपने दोस्तों के बीच में इसी कारण से। और उनके दोस्त उनको प्यार से बिग बुलाते थे बिकॉज़ बचपन से उनकी कदकाठी काफी सही थी। बिगी की मॉम हमेशा जॉब्स वगैरह में बिजी रहती थी तो बिगी को फ्रीडम था घर पे पूरा, तो इसलिए वो स्ट्रीट्स वगैरह में ज्यादातर घूमते थे और इस तरह उनके स्ट्रीट्स में बहुत सारे ड्रग डीलर्स से दोस्ती हो गई थी। एंड बिगी तब से ही काफी फ्रेंडली नेचर के थे। एंड जिन ड्रग डीलर्स से उनकी दोस्ती हुई थी उनके थ्रू बिगी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी पैसे कमाने की और इस तरह वो भी ड्रग वगैरह बेचने लग गए थे। और गाइस ऑलमोस्ट 60% रैपर जिनकी स्टोरी हमने कवर किया है वो सारे ही अनफॉर्चुनेटली ड्रग डीलर्स थे एक टाइम पे। बैक टू स्टोरी, उसी दौरान हिप हॉप कल्चर यूएसए में उभर के आ रहा था और रैप एक मेन आर्ट फॉर्म बन गया था। बिगी की इंग्लिश वोकैबुलरी काफी सही थी और उन्होंने भी रैप वगैरह लिखना चालू कर दिया था। और 13 साल की उम्र आते आते बिगी ने स्मोकिंग शुरू कर दिया और ऐसे ही छोटे मोटे ड्रग डीलिंग से वो थोड़े बहुत पैसे बनाने लगे और उनका इंटरेस्ट इस चीजों में और बढ़ गया। सिर्फ 15 साल की उम्र में वो एक प्रोफेशनल ड्रग डीलर बन गए थे और मीनवाइल उनका निकनेम बिग से वो बिगी स्मॉल्स नाम से जाने जाने लगे, जो कि एक 1975 मूवी लेट्स डू इट अगेन में एक कैरेक्टर था। ड्रग डीलिंग के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखा और बिशप मेमोरियल हाई स्कूल में थे वो, जहां उन्हें जमा नहीं और रिक्वेस्ट पे वो ट्रांसफर हो गए थे जॉर्ज वेस्टिंगहाउस करियर एंड टेक्निकल एजुकेशन हाई स्कूल में, जो डाउनटाउन ब्रुकलिन में था। इसी स्कूल में उस टाइम पे कुछ ऐसे बंदे थे जो आगे जाके रैप सुपरस्टार बनने वाले थे और ये थे डीएमएक्स, बस्ता राइम्स और जे-ज़ी। मींस डीएमएक्स, बस्ता राइम्स, जे-ज़ी और बिगी ने अपनी स्कूलिंग एक ही स्कूल से किया है। और लंच में बस्ता राइम्स और जे-ज़ी वगैरह रैप बैटल एंड साइफर करते थे स्कूल में, बट बिगी ने कभी ऐसा कुछ अटेंड नहीं किया है क्योंकि स्कूल के बाद उन्हें ड्रग्स बेचने जाना होता था। इवन तो बिगी काफी अच्छा लिखते थे और काफी सही फ्लो था उनका, बट बिगी ने रैप को इतना सीरियसली नहीं लिया था तब। 17 साल की उम्र में वो पहली बार अरेस्ट हुए क्योंकि उनके पास एक इलीगल बंदूक थी, क्योंकि ड्रग डीलिंग वगैरह बहुत डेंजरस चीज है, सो हमेशा वो अपनी सेफ्टी के लिए रखते थे। अंडर एज होने के कारण उन्हें प्रोबेशन पे छोड़ दिया, बट नेक्स्ट ईयर उनको ड्रग डीलिंग करते पकड़ा पुलिस ने और इस बार वो 18 साल के थे तो उनको 9 महीने की सजा हुई थी इसके लिए। जेल में बिगी से उनकी मॉम मिलने आती थी और उनको समझाती थी कि वो ये ड्रग डीलिंग वगैरह सब बंद कर दे। एंड बिगी से मिलने उनकी बचपन की दोस्त लिल किम भी आती थी और वो भी आने वाले टाइम में एक रैपर बनी थी। जब बिगी जेल से बाहर आए तो वो समझ गए थे कि ये ड्रग डीलिंग में फ्यूचर नहीं है आगे और एट द एंड जेल ही जाना पड़ेगा, तो उन्होंने अपने करियर को स्विच किया और जैसे कि वो पहले से वो रैप करते थे एंड उनकी वोकैबुलरी काफी स्ट्रांग थी, इस तरह वो उन्होंने फिर ड्रग डीलिंग वगैरह बंद करके रैपिंग पे फोकस करने लगे। उन्होंने फिर अपने घर के बेसमेंट में जो ड्रग से उन्होंने पैसे कमाए थे उससे एक छोटा स्टूडियो सेटअप किया और गाने वगैरह रिकॉर्ड करने लग गए थे और रैप बैटल वगैरह भी अटेंड करने लग गए थे। बिगी के रैप स्किल्स की वजह से वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो रहे थे अपने नेबरहुड में एंड डीएमएक्स, जे-ज़ी जो उनके साथ स्कूल में थे उनसे ज्यादा तेज ग्रो कर रहे थे अपने करियर में। बिगी एक रैप ग्रुप से भी एसोसिएट हो गए थे जिनका नाम था ओल्ड गोल्ड ब्रदर्स। और बिगी ने जो अपने घर पे गाने रिकॉर्ड किए थे उसकी कैसेट एक डीजे के हाथ लगी जिनका नाम था मिस्टर सी, जो काफी पॉपुलर थे ईस्ट साइड में। तब वो प्ले करने लगे बिगी के सॉन्ग्स पार्टीज वगैरह में और लोगों को काफी पसंद आ रहा था ये सॉन्ग्स। और इस तरह फिर सोर्स मैगजीन में बिगी के ऊपर एक आर्टिकल आया जिससे बिगी को काफी पुश मिला था। पी डी डी जो कि एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और रैपर है, वो अपटाउन
अपटाउन रिकॉर्ड्स के लिए काम करते थे तब उन्होंने फिर बिगी के बारे में सुना जो कि काफी बस बना रहे थे उस टाइम पे, एंड डीडी ने अपटाउन रिकॉर्ड्स में साइन करवाने का सोचा बिगी को। लेकिन डीडी की कुछ अनबन हो गई थी अपटाउन रिकॉर्ड्स से और उन्होंने रिकॉर्ड लेबल छोड़ दिया और उन्होंने खुद का लेबल शुरू किया जो था बैड बॉय एंटरटेनमेंट, और उसमें साइन कर लिया बिगी को। डीडी और बिगी के करियर के लिए ये एक रिस्क था क्योंकि लेबल एकदम नया था और बिगी का करियर एकदम शुरू ही हुआ था, तो कुछ भी हो सकता था आगे जाके। एंड ये वो दौर था जब वेस्ट साइड के आर्टिस्ट ज्यादा छाए हुए थे और ईस्ट साइड एज सच कुछ कमाल नहीं दिखा रहा था। और आपको ईस्ट साइड वर्सेस वेस्ट साइड की स्टोरी जाननी है तो उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिगी का स्टेज नेम बिगी स्मॉल्स था तब और उसी नाम से ऑलरेडी एक रैपर था, सो इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर द नोटोरियस B.I.G रख दिया। बिगी ने कुछ मेजर ट्रैक्स में फीचरिंग किया सीन में आने से पहले। मेरी जे ब्लिच के 2 ट्रैक रियल लव और व्हाट्स द 411 दोनों में बिगी फीचर हुए। फिर बिगी ने अपना लेबल से डेब्यू सिंगल निकाला जो था पार्टी एंड बुलशिट और काफी अच्छा चल गया था वो गाना, और इसी दौरान बिगी को अपनी गर्लफ्रेंड से बेटी भी हुई थी। 21 साल के ही थे बिगी तब और उन्होंने अपने डेब्यू एल्बम पे काम करना चालू कर दिया था जिसका नाम था रेडी टू डाई, जो आज की तारीख में एक क्लासिक एल्बम है। 1994 में बिगी ने अपना एल्बम रेडी टू डाई लॉन्च किया और इस पूरे एल्बम में उनकी कहानी है ड्रग डीलिंग से लेकर रैपर बनने तक की। ये एल्बम सुपर हिट साबित हुई और इसमें कई हिट गाने थे जैसे कि जूसी और बिग पापा। ये टॉप 3 में जा पहुंचा बिलबोर्ड चार्ट्स पे और जल्दी प्लैटिनम सर्टिफाइड हो गया था। और इस तरह बिगी एक सुपरस्टार बन गए थे इस एल्बम से और बैड बॉय एंटरटेनमेंट भी सीन में छा गया था और ईस्ट कोस्ट को वापस मैप पे लेके आए ये लोग। सोर्स मैगजीन ने बिगी को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, बेस्ट लाइव परफॉर्मर और बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड दिया और बिगी सोल्ड आउट शोज और कॉन्सर्ट्स वगैरह करने लग गए थे। एंड इवन उन्होंने माइकल जैक्सन के साथ भी एक गाना किया था जो काफी बाद में माइकल जैक्सन के इनविजिबल एल्बम में रिलीज किया गया था और वो गाने का नाम था अनब्रेकेबल। 1995 के एंडिंग आते आते बिगी वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट बन गए थे रैप गेम में और उन्होंने फेथ एवेंस से शादी किया जो कि एक R&B सिंगर थी। टूपाक से भी अच्छी बॉन्डिंग थी बिगी की पहले, बट टूपाक एक बार न्यूयॉर्क आए थे रिकॉर्डिंग के लिए तो स्टूडियो के बाहर टूपाक के साथ लूटपाट हुआ और उनपे गोली भी चली थी। अनफॉर्चुनेटली ऊपर स्टूडियो में बिगी और डीडी थे तो टूपाक को लगा कि इन लोगों ने ये करवाया है और इस तरह दोनों आर्टिस्ट के बीच में दुश्मनी हो गई। और उस टाइम पे बिगी का एक गाना हु शॉट या आया तो ये गाना ने चिंगारी लगा दी थी डिस गेम में। ये स्टोरी डिटेल में आपको वेस्ट साइड वर्सेस ईस्ट साइड वाली वीडियो में मिल जाएगी। 1996 में टूपाक पे गोली चली थी लास वेगस में और उनकी डेथ हो गई थी। एंड टूपाक और बिगी के बीच में बीफ चल रहा था तो सबका यही मानना था कि बिगी ने ही मरवाया है टूपाक को, बट बिगी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और उन्होंने ये एक्सप्लेन भी किया है एक इंटरव्यू में। It just left me kind of stuck. My mentality was more on some getting paper, not caring about nothing else, not caring about nothing, just wanting to get mines, you know. I got the record deal, and when I started doing Ready to Die, was a lot of anger, you know what I'm saying? I was just टूपाक की डेथ के बाद काफी ज्यादा डेथ थ्रेट्स वगैरह मिलने लग गई थी बिगी को और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी काफी टाइट कर ली थी। बट 8 मार्च 1997 को सोल ट्रेन म्यूजिक अवार्ड शो था एंड उसके आफ्टर पार्टी के बाद बिगी अपने SUV में थे और पीछे वाली गाड़ी में उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे और वो वापस जा रहे थे वहां से और एक सिग्नल पे रुके। उतने में बगल में एक कार आके रुकी और उस कार में से अंधाधुंध गोलीबारी हुई और बिगी को 4 गोली लगी और गोली चलाने के बाद वो कार वहां से फरार हो गई। एंड सेम जैसे टूपाक पे हमला हुआ था वैसे ही बिगी पे भी हुआ और 9 मार्च 1997 को हॉस्पिटल में बिगी की डेथ हो गई। आज तक इसका किलर कौन है पता नहीं चला है और कई लोग कहते हैं कि इसके पीछे ब्लड गैंग का हाथ है और कई उंगली सुग नाइट के ऊपर भी उठी थी, बट आज तक ये कभी प्रूव नहीं हुआ है। ऐसे ही बीफ में हमने 2 हिप हॉप के लेजेंड्स टूपाक और बिगी को खो दिया है। तो गाइस ये होती है असली बीफ जो डेथ पे खत्म होती है। ग्रेटफुली अपने आप ऐसा कोई सीन नहीं है और अपने यहाँ डिस गेम किस लेवल पे जा रहा है आप देख ही रहे हो। तो बिगी की कहानी यही खत्म होती है बट उनकी लेगेसी हमेशा के लिए रहेगी। अब मैं जल्दी से आपको कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दे देता हूँ। XXXTentacion की डेथ एनिवर्सरी में कोडैक ब्लैक भी शामिल हुए थे। निप्सी हसल का नाम जल्दी अपने को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में देखने को मिलेगा एंड पॉप स्मोक के मैनेजमेंट ने बताया कि उनका एल्बम जल्दी रिलीज होगा जो उन्होंने डेथ के पहले रिकॉर्ड किया था। तो गाइस अब बारी है शाउट आउट की। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आज एक बहुत हार्ड आर्टिस्ट को शाउट आउट मिलेगा। इनका नाम है जूस फ्राई। भाई का गाना वाइब ना बिगाड़ चेक मारना और सेक्टर एक्स फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट करना ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ पाए। और जूस फ्राई भाई को सैल्यूट है USA में हिंदी रैप का परचम लहराने के लिए, तो भाई को सपोर्ट करना। आप लोग हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। एंड जूस भाई का गाना वाइब ना बिगाड़ लूप पे सुनना। बाय बाय, टेक केयर। अरे ले यहाँ मुझे देने कुछ स्टार्स लेकिन मैं ना भागू डालू मेरे पार्ट्स विद गिटार फिर जियोन बन के गा के दूं सबकी फाड़ हार नहीं पहनता सोने की पॉकेट खाली लेकिन आदत नहीं रोने की आदत ऑल टाइम सबसे आगे रहने की गरीबों को दान करके सेटिस्फैक्शन लेने की।